और ये डीलर्स के अगर आप देखें जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक और भारत फॉर्ज। बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई के क्लस्टर पे है और निफ्टी अपने डे हाई से अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट नीचे है। और वो जब हर्षदा ने मार्क किया था रुपी को, उस वक्त हमने एक ट्रेड पिक किया था, दैट वाज आई थिंक टेक महिंद्रा। वो 1394 पे अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक लीड देता हुआ। जहाँ तक बात है रणनीति की, देखिए मैं आपको बताऊँ, जाइएगा थोड़ी सी कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स की ऑप्शंस की समरी को रीड कीजिएगा। मैं यहाँ पे किसी स्टॉक पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो प्रिपेयर्ड लग रहे हैं बट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अभी। सो मोमेंटम जो है ना, वो सिर्फ डिफाइंड मोमेंटम अभी बैंक्स में है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक है। सो स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक। अगर आपको कैरी करनी है निफ्टी बैंक को कैरी करिए। हमारे पास एज ऑफ नाउ रिस्क जो इन्वॉल्व है निफ्टी बैंक में, वो है करीब 51,000 और 51,200 की डिरेक्टरी तक का, यानी वैल्यू एट रिस्क लगभग 500 पॉइंट की है, वो आपको रखनी भी पड़ेगी। मैं निफ्टी को अभी कैरी नहीं करूँगा। निफ्टी पे आज हमको एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड मिला। हमने 23,441 के ट्रेड जोन में पिक किया और एग्जैक्टली टॉप पे एग्जिट किया। मिड में हमको एक्सपायरी डे था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया 2 बजे। उस वक्त लेवल था करीब 23,558 का, ट्रेड मैंने नहीं लिया। मैं ट्रेड फिर अगर लेना होगा तो कल लूँगा, या तो आईटी फुल फ्लैज 35,080 के ऊपर डिलीवर करे तब लॉन्ग पिक करेंगे, या रिलायंस डिलीवर करे। टिल द टाइम जब तक ये दो नहीं कर रहे हैं तब तक हम कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग और पोजिशनली कैरी करने की आई थिंक व्यू रखेंगे निफ्टी बैंक। अच्छा आशीष, एक बात पूछूं आपसे, आशीष चतुर्मोदा जी, ये आप लोगों ने बजट के प्रोस्पेक्टिव से ये केमिकल, ये फर्टिलाइजर्स पे और आई थिंक जो बजट की थीम है उन पे कैसे अपने आप को प्लेस किया है? आपके एग्जैक्टली यहाँ पर व्यूज़ क्या हैं? तो वीरेंद्र देखिए, हम थोड़ा फर्टिलाइजर्स तो हमने नहीं प्ले किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि थोड़ा सिक्लिकलिटी रहती है और ये सिर्फ बजट प्ले हो सकते हैं। बट बजट को ही ध्यान में रख के हमें लगता है कि पावर सेक्टर पे, या आप देखेंगे जो रेलवे सेक्टर है, इस पे मुझे लगता है इस बजट पे काफी फोकस गवर्नमेंट का रहेगा। और इसके चलते मुझे लगता है कि जो पावर में स्टॉक्स हैं, चाहे एनटीपीसी हो, आरईसी हो, या कोल इंडिया जैसे स्टॉक हो, या रिन्यूएबल एनर्जी के जो कुछ स्टॉक है, डेटा सेंटर्स की जो थीम है, ये सब काफी बेहतरीन करेगी। रेलवेज में हमें लगता है रेल टेल एक ऐसा स्टॉक हो सकता है, और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कवच के ऊपर। और ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर का एक कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में हम टारगेट देखेंगे, 5,000 किलोमीटर को सालाना कहीं ना कहीं कवच में के अंदर कवर करना है। तो ये बहुत बड़े रेवेन्यू प्रोजेक्शंस रेलटेल सीमेंस जैसी कंपनी के अंदर में बनते हुए नजर आएंगे। तो ये इनफैक्ट रेलवे से जुड़े हुए कुछ थीम्स पर फोकस। अच्छा, बैन का अपडेट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। पहले तो कौन से बाहर निकलने वाले वो आपके सामने पेश करते। एक स्टॉक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चंबल फर्टिलाइजर, तब 87% तक पोजीशन कूल ऑफ हुई थी, अब 81% पर आ गई हैं। सेल में 81% के आसपास तक की वो मार्केट प्राइस पोजीशन है। इंडिया सीमेंट में भी पोजीशन कूल ऑफ होकर अब 76% पर आ गई। तो 3 बाहर निकलेंगे, लेकिन इनकी जगह जीएनएफसी जो 162% की पोजीशन पर आ चुका है, बिरला सॉफ्ट 108% की, पीएनबी 96 और एबी कैपिटल भी बैन का हिस्सा बन सकता है, जिस तरह की पोजिशनल प्ले यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। आज एक वाइल्ड ट्रेड ऑफ कोर्स रुपी में आया आशीष, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। और क्या इसका फिर आप ये प्ले आईटी के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि 8364 के आसपास इस समय ये ट्रेड कर रहा है, वीकनेस तो खासी है। बिल्कुल है अशरा, देखिए आप बहुत लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की रेंज रुपी ने दिखाई है। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये वीकनेस थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम्स में आएगा, जहां हमें लगता है कि आईटी और साथ ही साथ थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि वहां पर भी हमें लगता है एक बड़ा बेनिफिट इस स्पेस को मिलेगा। तो ये 2 स्पेस ऐसे हैं जिनको इस थीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल काफी वेल प्लेस्ड है, और वहां पे मेरा मानना है एसआरएफ जैसी कंपनी एक एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर पे राइज आई है। तो शायद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2700 से 2800 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। और मिड कैप आईटी में हमें लगता है बिरला सॉफ्ट जो स्टॉक है, इसके अंदर एक अच्छा पोजिशनिंग बन रही है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को नजर आ सकती है। बिरला सॉफ्ट। मीनवाइल लुक एट एक्साइड इंडस्ट्रीज, 574 पे करियर हाई पे
इंडियन होटल्स 638 पे करियर हाई पे, शानदार मूव दिया और एक्साइट तो आई थिंक ये लास्ट 3 महीने का स्टार रहा है। 22 मार्च को इसका भाव था 304, नाउ इट्स 573। मीनवाइल जरा मैं आपको मार्केट में डेरिवेटिव्स की ब्रेथ दिखाता हूँ। डेरिवेटिव ब्रेथ का जो अभी भी झुकाव है, याद रखिएगा, वो ज़्यादा बैंकों की तरफ है। बैंकों की मतलब इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ मैं, ना कि आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए, क्योंकि अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे वो जो ब्रेथ है वो आएगी अभी, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग है। ये रही 72 लॉन्ग, स्लाइटली बेटर है वर्सेस आई थिंक यस्टरडे, कल के मुकाबले, बट शॉर्ट कवरिंग 52 में, शॉर्ट 44 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 15 में। इसमें आई थिंक पहली स्लाइड में क्लियरली केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स परसिस्ट करते हैं। चंबल अब आपकी स्क्रीन पे ये 20% का लग गया जनाब अपर सर्किट। ये शिल्पा जी हैं क्या डायरेक्टर साहब अभी? GNFC, सिटी यूनियन बैंक, दीपक नाइट्राइट, भारत फौज और कोरोमंडल, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें आज लॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ लॉन्ग। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग चंबल में, इंडिया सीमेंट्स में, वेदांता में, बंधन बैंक, NMDC में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की PFC, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज कंज्यूमर, M&M, सन फार्मा, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्टिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड है लॉन्ग अनवाइंडिंग की। वोडाफोन आइडिया आज 2.5% नीचे रहा। अच्छा, आज वोडाफोन जो था वो सेकंड टॉप लूजर था 1650 पे, AB फैशन, अंबुजा सीमेंट्स और SBI और सिप्ला। परसों का वक्त था आई थिंक शिल्पा जी, परसों नहीं, आई मीन ये 18th की आपकी मेरी बात हुई थी चंबल फर्टिलाइजर्स पे। 12 बजे का शो था, आप मेरे साथ थी उस वक्त और 440 की कॉल पिक की थी ना हमने शिल्पा जी? जी 440 का कॉल ऑप्शन था, 9 रुपए के अराउंड। ये अराउंड गजब कॉल थे और वाकई अगर आप देखें बेहतरीन कॉल थे, सुपर एनालिसिस आई थिंक, बहुत शानदार कॉल और एक टिपिकल आई थिंक जिसे कहते हैं क्लासिकल राउंडिंग बॉटम पे अगर आप देखें वो पकड़ा आपने और वो बहुत अच्छा ट्रेड था वो। हर्षदा वीरू, एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई कुछ ही देर हम लक्ष्मण से बात कर रहे थे। अब FNO पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए FNO पर STT बढ़ाने की सिफारिश यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, और क्या अपडेट आ रहा है इस पर्टिकुलर मामले में? देखिए, दरअसल यहाँ पे मुद्दा उठा FNO ट्रेडर के लिए, जिसका मुद्दा वित्त मंत्री पहले भी उठा चुकी थी, उसमें रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो वहाँ पे सुझाव ये आया कि FNO में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले जो लोग होते हैं वो HFT ट्रेडर होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं। उनके पास एल्गो ट्रेडिंग के पूरे सॉफ्टवेयर होता है, वो बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं अपने निवेशकों को। जो इतने बड़े ट्रेडर इतना बड़ा रिटर्न लेते हैं और अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से मोटा फी वसूलते हैं, उन पर क्यों नहीं ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि इससे FNO के रिस्क को भी हेज किया जा सकेगा। तो यहां पर कहा गया है, सुझाव यह है कि जिनका एक दिन का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उन पर आप STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दीजिए। इससे 2 फायदा होगा, STT का कलेक्शन बढ़ेगा, FNO ट्रेडर पे जो एक जोखिम की बात बार बार उठ रही थी वो जोखिम घटाने में मदद मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव वित्त मंत्री के साथ बैठक में आया है, जो बजट से पहले की चर्चा के दौरान। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जो वित्त मंत्री ने भी कहा था कि FNO ट्रेडर के रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो एक सुझाव आया है एसेट मैनेजर्स की तरफ से, जो सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है। दूसरी एक बड़ी खबर निकल कर आई है सेफ हार्बर रूल को लेकर के। विदेशों में जो पैसा मैनेज करते हैं निवेशक, एसेट मैनेजर, वो भारत में आगे ट्रांजैक्शन करें, इसको लेकर 2015 में इनकम टैक्स के सेक्शन 9F में यहाँ पे बदलाव किया गया था ताकि निवेशक यहाँ पर आए, एसेट मैनेजर आए, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। तो सुझाव यहाँ पर ये आया है कि ऐसे मामले में सेफ हार्बर रूल में जो टैक्स के नियम है उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, टैक्स की दरें घटाने की डिमांड नहीं की गई है, कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन उस नियम को आसान करने की मांग की गई है ताकि वहाँ से पैसा यहाँ पर यहाँ पर मैनेज आए। तो ये 2 बड़ी सिफारिश यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ बैठक में की गई है, जो कैपिटल मार्केट के लोगों ने यहाँ पर सिफारिश की है। और ख़ासतौर से ये FNO ट्रेडिंग वाला जो मामला है, मुझे लगता है ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्री पहले भी सवाल उठा चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रिटेल भी FNO का हिस्सा बना है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड। आशीष चतुर्मोता, आपने वो FNO डेस्क पर ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वो तमाम चीज़ें अपने प्रीवियस रोल में हैंडल की है।
ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए एफएनओ पर एसटीटी अगर लगाया जाता है, जो बड़ा रिस्क इस समय सामने उभर कर आया है, जो वित्त मंत्री साहिबा बार बार मेंशन करती आई है, वो क्या वाकई में कम होगा? नहीं तो देखिए बिल्कुल एचएफटी के ऊपर जो ट्रेड की बात है, और ये हम समझ रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी भी बाजार के अंदर में बनती है वो इन बड़े ट्रेडर्स की वजह से बनती है, और जिसकी वजह से हमने देखा है बहुत बड़े स्विंग्स इंट्राडे के अंदर में इन्वेस्ट ट्रेडर्स को देखना पड़ता है, और लीवरेज क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट होता है, बड़े पैमाने पे लॉसेस होते हैं। अब इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़े चार्जेस अगर से बढ़ाते हैं तो वो जो वहां पर पे एटलीस्ट जो थोड़ी वोलेटिलिटी है वो कम होगी। पर ये वोलेटिलिटी को कम होने के लिए मुझे लगता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के अंदर में ये भी देखना होगा कि रिटेल निवेशक कैसे इन प्रोडक्ट्स को सही तरह से समझ के करें, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के अंदर पोजीशंस लोग ले रहे हैं, क्या वो इसकी रिस्क को पूरी तरह समझ रहे हैं कि एक बड़ी अनलिमिटेड रिस्क की पोजीशन इनमें बनती है, और जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो वोलेटिलिटी काफी सिग्निफिकेंट बढ़ती है और वो बड़े अमाउंट में लॉसेस क्रिएट कर सकती है। तो इसको कब करने का तरीका जब तक नहीं ढूंढा जाएगा, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के अंदर में आए, ये मुझे डाउटफुल लगता है। तो डेफिनेटली एक इनकम पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो ये एचएफटी ट्रेडर्स के ऊपर एक टैक्सेशन कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छा पहल होगी, बट क्या ये अकेला सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे इस पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है। पे फ्लोज का इसका कुछ असर तो नहीं आएगा? सॉरी क्या कहा आपने? मार्केट में पार्टिसिपेशन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इसका बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं आएगा हर्षदा, क्योंकि एचएफटी ट्रेडर्स वैसे ही अल्गो के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनके जो ट्रेड्स हैं क्योंकि उसमें पैसा बन रहा है तो उनके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर से थोड़े बढ़ते भी हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अल्टीमेट बात है कि रिटेल को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। उसके लिए मुझे लगता है कुछ और सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना होगा, और इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मुझे बाजार में आता हुआ नजर भी नहीं आता।